खबर उस अपराध की जिसकी बढ़ती रफ्तार बहुत खतरनाक है। वो अपराध जो निर्दोषों की अब जान लेने लगा है। वो अपराध जिसे करने वालों को अंदाजा ही नहीं है कि कहीं धर्म, कहीं जाति, कहीं भाषा, कहीं क्षेत्र के नाम पर राजनीति ने उनकी आंख पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र पर नस्लीय टिप्पणी की जाती है। विरोध करने पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उत्तराखंड के ही उधम सिंह नगर के काशीपुर में कश्मीर के बिलाल अहमद से जबरिया भारत माता की जय बोलवाने को लेकर मारपीट की जाती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बर्थडे पार्टी में केवल 2 मुस्लिम युवकों की मौजूदगी पर लव जिहाद का झूठा हल्ला मचाकर हमला किया जाता है। वाराणसी के घाट पर जापान के टूरिस्ट से अभद्रता का वो आरोप लगाकर जिसका सबूत किसी के पास नहीं, हंगामा करते हुए उन्हें भगाया जाता है। ओडिशा के संबलपुर में मुर्शिदाबाद के जुएल राणा को बांग्लादेशी बताकर हत्या कर दी जाती है। ओडिशा के बालासोर में गरीब प्रवासी मजदूरों के साथ जोर जबरदस्ती करके उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। केरल के पलक्कड़ में छत्तीसगढ़ के राम नारायण को बांग्लादेशी बताकर हत्या कर दी गई। बाकी मध्य प्रदेश के इंदौर, ओडिशा के पुरी, छत्तीसगढ़ के रायपुर में क्रिसमस का विरोध करके हंगामा तोड़फोड़ पहले हो चुकी है। चंद दिनों की ये घटनाएं इस बात को पूछने के लिए खबरदार करती हैं, आखिर ये कहां आ गए हम। चकमा जी कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है। और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको, और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और थोड़ा सा हिम्मत करिए, और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ वीडियो बनवाते हुए उस पीड़ित पिता को दिलासा देने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुटे हैं, जिनका 24 साल का बेटा एंजल चकमा त्रिपुरा से उत्तराखंड के देहरादून में विकास नगर के सेलाको इलाके में पढ़ने आया। 9 दिसंबर को जब एंजल के भाई माइकल पर नस्लीय टिप्पणी कुछ लोगों ने की, विरोध करने पर मारपीट करने लगे, तो एंजल ने कहा वो भी तो हिंदुस्तानी है, लेकिन धर्म जाति के नाम पर जॉम्बी जैसे बना दिए गए चंद लोगों को कहां अनेकता में एकता का भारत समझ में आता है। एंजल चकमा को उन लोगों ने चाकू घोंप दिया। 17 दिन तक जिंदगी मौत के बीच जूझते रहे एंजल ने फिर दम तोड़ दिया। मैं था, मेरा भैया था, उनका 2 दोस्त हम लोग के साथ, हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए, तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या होगा, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। उत्तराखंड की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, इनमें 2 नाबालिग हैं। सोचना यही तो है कि इतना जहर कैसे फैला है कि अपने ही देश के नागरिकों को, कुछ नाबालिग हो या बालिग, दोनों धर्म जाति क्षेत्र के नाम पर प्रताड़ित करते हैं और विरोध करने पर मार तक देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार, हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है। मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। सरकार अब कष्ट समझ रही है, भरोसा देती है कि न्याय मिलेगा। एंजल की मेडिकल रिपोर्ट में जिक्र होता है कि उसे बुरी तरह मारा पीटा गया और रीढ़ की हड्डी में घातक गहरा जख्म जानलेवा साबित हुआ। लेकिन जो बात मेडिकल रिपोर्ट नहीं बता सकती, वो सच ये है
कि धर्म और जाति के नाम पर इतना बांटा जा चुका है कि अब तक किसी एक धर्म के नाम पर विरोध करते हुए हमला करने वाली भीड़ उत्तर पूर्व के लोगों को भी निशाना बनाती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि देहरादून में एंजल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो कुछ हुआ वो एक भयानक नफरती अपराध है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, बरसों से इसे रोज बढ़ावा दिया जा रहा है, खासकर हमारे युवाओं को जहरीले कंटेंट और गैर जिम्मेदार कहानियों के जरिए। राहुल ने आगे लिखा कि सत्ताधारी बीजेपी के नफरत फैलाने वाले नेताओं की तरफ से इसे नॉर्मल बनाया जा रहा है। ये नया बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। इसकी तुरंत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसको एक सामान्य अपराध की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से भी हमने अपील की है कि वे इसको उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दें और जो छठा अपराधी अभी भागा हुआ है उसको तुरंत पकड़कर इन सबको हत्या के आरोप में फांसी की सजा दिलवाने की व्यवस्था करें और स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए। भले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एंजल चकमा के पिता से फोन पर बात करके उन्हें दिलासा दें कि तुरंत एक्शन उनकी पुलिस ले रही है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने 9 दिसंबर को जब एंजल चकमा पर हमला हुआ था तब क्या किया था, इसका सच खुद उनके पिता बताते हैं। एंजल चकमा के पिता का दावा, उत्तराखंड पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर तक दर्ज करने से इनकार कर दिया था। पिता तरुण प्रसाद चकमा ने बताया है कि पुलिस ने पहले एफआईआर तक दर्ज करने से मना करते हुए कहा था कि यह सब तो मामूली बात है। पुलिस का यही रवैया देश में नफरती हिंसा को बढ़ावा देता है। आपको सीधे एंजल चकमा के पिता की बात सुनवाते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि अगर पुलिस वाले इस तरीके का रवैया रखते हैं तो उन पर केस क्यों ना हो, जो मामला पहले रफा दफा करना चाहते हैं। पहले 24 घंटा पहले बोले एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। वो एफआईआर दर्ज करने के लिए मैं बच्चा को बुलाता है, उनका जो कॉलेज का स्टूडेंट का साथ जाके थाने में गया था एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला ये छोटा मोटा केस होते रहता है, बोले ये ऐसे हर चीज देखेंगे तो हमारा फिर थाना का कौन सा थाना में? वो सेलाकुई थाना में। उन्होंने मतलब बच्चे को केस लेने नहीं दिया, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे छोटा मोटा केस होते रहता है बोले, इसे बोला। फिर बाद में हम लोग जब गया तब ये मतलब आगे काम हुआ पुलिस का केस का, वो भी हम लोग का साथ भी नहीं किया। फिर बाद में हमने वहाँ का एक मेजर कर्नल किया, अजय कोटियाल किया नाम एक है, वो जनरल है, वो उसका बाद मिला। फिर हमरा दिल्ली से वो आया बीएसएफ सकमा प्रेसिडेंट एक आया, तो उसी ने फिर एक डीआईजी जो रिटायर एक डीआईजी है क्या प्रकाश ना किया, एक वो वहां से प्रेशर देके तब एफआईआर लेता उन्होंने। एंजल चकमा और उनके भाई माइकल चकमा पर नस्लीय टिप्पणी की गई, उनके भारतीय होने को लेकर संदेह जताया गया, उन्हें चीनी कहा गया। जो नस्लीय टिप्पणी पूर्वोत्तर के लोगों पर करते हैं, आज उनको आईना दिखाना जरूरी है। कुछ नाम मैं लूंगी और वो लोग जवाब दें कि क्या इनसे भी भारतीय होने का सबूत मांगेंगे। सबसे पहले हवलदार हंगपन दादा, जो कि अशोक चक्र उनको मिल चुका है क्योंकि आतंकियों से लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपने प्राणों के सर्वोच्च आहुति दी थी, बलिदान दिया था। कैप्टन एल साइलो, जो कि मिजोरम के रहने वाले हैं, कीर्ति चक्र उन्हें हासिल हुआ। मेजर भार्गव कलिता असम के हैं, शौर्य चक्र उन्हें हासिल हुआ। ये दोनों नाम इसी साल वीरता पुरस्कार हासिल किए हुए हैं। नायक तापे याजो अरुणाचल के हैं, कीर्ति चक्र हासिल किया। सूबेदार इमल्याकुम आओ नागालैंड, महावीर चक्र करगिल युद्ध में। कैप्टन जिंटू गोगोई असम के, वीर चक्र करगिल युद्ध के। कैप्टन केंगुरु से महावीर चक्र करगिल युद्ध में। नैन नक्श देखिएगा तो वैसे ही हैं जैसे एंजल के रहे थे, लेकिन क्या इनसे बड़े भारतीय वो लोग हैं जो ऐसे आक्षेप करते हैं, ऐसी टिप्पणियां करते हैं। एक रिसर्च में यह दावा होता है
कि 2024 में देश के 21 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर 1165 घटनाएं हुई, जिनमें भड़काऊ बातें कही गई, जो 2023 की तुलना में 74.4% अधिक है। पिछले साल 1050 बार ऐसा हुआ जहां मुस्लिम नागरिक निशाने पर रहे, जबकि 57 घटनाएं ऐसी थीं जहां मुस्लिम और ईसाई दोनों धर्म के नागरिक निशाना बनाए गए, जबकि 18 घटनाओं में केवल ईसाई नागरिकों को निशाना बनाया। यह सिलसिला लगातार इस साल भी बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के एंजल चकमा की हत्या होती है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में कश्मीर के बिलाल अहमद से मारपीट की जाती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बर्थडे पार्टी में मुस्लिम युवकों की मौजूदगी में हंगामा हो जाता है। ओडिशा के संबलपुर में मुर्शिदाबाद के युवक जुएल राणा की बांग्लादेशी बताकर हत्या कर दी गई। केरल की पलक्कड़ में छत्तीसगढ़ के रामनारायण की बांग्लादेशी बताकर हत्या कर दी गई। आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट आ रही है जिसमें किसी न किसी आधार पर नफरत और आक्रोश में हिंसा होती है। इसमें धार्मिक हिंसा की घटनाएं सबसे ज्यादा दिखती हैं। मिसाल के तौर पर पिछले हफ्ते क्रिसमस पर वाराणसी में विदेशियों के गंगा स्नान पर हंगामा हो गया। अहमदाबाद में मॉल में क्रिसमस सजावट की तोड़फोड़ कर दी गई। इंदौर के रेस्टोरेंट में क्रिसमस इवेंट के दौरान तोड़फोड़ हुई। विदिशा के होटल में क्रिसमस का आयोजन के दौरान हंगामा हुआ। रायपुर के मॉल में क्रिसमस की सजावट पर तोड़फोड़ की गई, तो नागौर के स्कूल में क्रिसमस उत्सव के दौरान तोड़फोड़ हुई। ये सब रोका जा सकता है, लेकिन क्या वाकई रोकने की ताकत पुलिस प्रशासन दिखाता है? इसे हम उत्तर प्रदेश में बरेली की घटना से समझते हैं। गले में भगवा गमछा डालकर भीड़ घुसती है। बरेली के रेस्टोरेंट में बर्थडे मना रहे लोगों पर हमला करती है। खुद को बजरंग दल का बताने वाले ऋषभ ठाकुर नाम के इस लड़के की अगुवाई में हमला करके 2 मुस्लिम लड़कों को यहाँ निशाना बनाया जाता है। आरोप ये लगाया जाता है कि यहाँ लव जिहाद चल रहा था, लेकिन सच अब आप उसी छात्रा से सुनिए जिसकी बर्थडे पार्टी थी। मैं बर्थडे में गई थी। मेरा कल बर्थडे था। मेरे साथ मेरे सारे क्लास के लोग थे, उसमें 15-16 लोग थे समथिंग जी। और फिर उसके बाद जैसे ही केक कटने लगा, सारे लोग आए, नारेबाजी करते हुए उन लोगों ने हमला कर दिया, डायरेक्टली मारने लगे लोगों को और मेरे साथ बदतमीजी की। मेरा फ़ोन छीना, मेरे से बदतमीजी कर रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने पुलिस को कॉल की, मेरे फ़ोन से कॉल नहीं लगी, पुलिस आ गई, फिर उन्होंने मुझे बचाया उन लोगों से। फिर वो मुझे थाने लेके गए थे और जो मेरे साथ जो लोग 2 लोग जो थे वहाँ पे कैफ़े में, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा था, पीटा था उनको, उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे। जिन लोगों ने मारपीट की है, बदतमीजी की है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो लोग इंटरनेट पे चल रहा है मेरे खिलाफ कि मैं लव जिहाद कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो लोग मेरे साथ के लोग थे, हम लोग साथ में पढ़ते हैं। मैंने इन्वाइट कर लिया, बुला लिया, इसमें कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? बाद में पुलिस ने एफआईआर में हंगामा तोड़फोड़ करने वाले इस ऋषभ ठाकुर और दीपक पाठक का नाम डाला। 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अब सवाल है, क्या ये ऋषभ ठाकुर नाम का लड़का पहली बार ऐसी हरकत कर रहा है? जवाब है नहीं। बरेली में पुलिस के ही मुताबिक झूठा लव जिहाद का दावा करके मुस्लिम लड़कों को निशाना बनाने वाला ये लड़का ऋषभ ठाकुर पहले भी धर्म के नाम पर हंगामा, हल्ला, वार करता रहा है, लेकिन अब तक इसका ठीक से कानूनी इलाज नहीं हुआ। होता तो अब तक ऐसी हरकत नहीं कर पाता। तो सवाल है, क्या ऐसे लोगों को जानबूझकर स्थानीय प्रशासन, सियासत के आधार पर छोड़ा जाता है? स्कूलों में तो नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, तो फिर समाज में कौन सी शिक्षा बाद में ऐसी मिल जाती है जिससे लोग अपने आसपास इतना भेदभाव का शिकार हो जाते हैं कि दूसरे को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के चश्मे से बांटकर वार करने लगते हैं? इसी नफरत वाली हिंसा का मनोविज्ञान और समाज शास्त्र क्या है? ये किसी एक कम्युनिटी या एक पार्टी को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है जिसके कई कारण हैं। एक हो गया आपकी मॉब मेंटालिटी है, जब लोगों को लगता है कि खुद कानून हाथ में ले लेने से कोई उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, तो फिर वायलेंस होता है, विजिलेंटिज्म का कल्चर आता है, चाहे लव जिहाद के नाम पर हो या कोई और मॉरल पुलिसिंग हो। कानून किसी प्राइवेट ग्रुप की को इजाजत नहीं देता, पर उनको लगता है कि वो जाग कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर बहुत प्रेजुडिस है अलग अलग धर्मों के खिलाफ, रेशियल माइनॉरिटीज के खिलाफ।
सोशल मीडिया का एक रोल रहता है। और फाइनली मैं ये कहूंगा कि जब लॉ एनफोर्समेंट ठीक से ना हो ना, तो जब तुरंत एक्शन नहीं होता तो लोगों को लगता है कि वो कुछ होगा नहीं तो वो कर सकते, और जब पुराने केसेस में एक्शन ना हुआ हो तो और लगता है कि आगे भी अगर इंसिडेंट्स होंगे तो कुछ हमारा बिगड़ेगा नहीं, तो लोग और बोल्ड हो जाते। साफ बात है, इसकी जो सोल्यूशन है केवल स्पीचेस से या निंदा से नहीं होगा, उसके लिए स्ट्रॉन्ग हमें एक्शन देखना पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर। पहली बात तो जीरो टॉलरेंस रखनी होगी, पुलिस फोर्स को तुरंत एफआईआर रजिस्टर की जाए, कार्यवाही हो, और सारी जो कानूनी प्रक्रिया है वो तुरंत से तुरंत होनी चाहिए, चाहे अक्यूज किसी भी समाज का हो, किसी भी तबके का हो। धर्म, जाति, नस्ल के बेसिस पे जो हिंसक प्रवृत्ति किसी भी इंसान की देखी जा रही है, उसमें अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जो मेन फैक्टर्स होते हैं या मेन जो कण होते हैं जो उसको हिंसक प्रवृत्ति बनाता है, वो मोस्टली 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले उसका डर, दूसरा आता है उस पर्सन का अपनी पहचान को खोने का खतरा, आइडेंटिफिकेशन थ्रेट, और थर्ड आता है उसके जो समूह है, उसका जो सोशल माइंडसेट है, उसकी विचारधारा क्या है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पहले आइडेंटिफिकेशन थ्रेट की बात करें या फिर पहचान को खोने की बात करते हैं, तो लोगों में सबसे पहला डर ये आता है कि मेरी पहचान खतरे में है, मेरा धर्म खतरे में, मेरी जाति खतरे में है। ऐसी चीजें जब खतरे में आती है तो वो डर धीरे धीरे गुस्से का रूप ले लेता है, और वो गुस्सा कहीं ना कहीं हिंसक प्रवृत्ति आती है। इस तरह की घटना किसी भी राज्य में हो, किसी भी दल के शासनकाल में हो, सबकी जिम्मेदार वो सियासत है जिसे नागरिकों की जीवन जीने का अधिकार नहीं, केवल अपना वोट बैंक दिखता है। इस तरह की नफरत वाली हर हिंसा के जिम्मेदार हैं वो नेता जो वोट साधने के लिए भड़काने वाले बयान देते हैं, वो पुलिस जो सीधी कार्रवाई से बचती है, वो सियासत जो कई बार आरोपियों को बचाने थाने पहुंचती है, वो राजनीति भी जो आरोपियों को बेल मिलने पर माला पहनाकर सार्वजनिक स्वागत करती है। नतीजा ये होता है कि एक नजीर नहीं पेश हो पाती और फिर बार बार ऐसे हुड़दंगी सामने आते रहते हैं। धर्म के बिना देश में राजनीति करने की हिम्मत किसी की नहीं, सबको अपना वोट दिखता है। यही पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जहां अब तक बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद मुस्लिम वोट को लेकर खींचतान होती दिखी। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंदिर मार्ग पर चल पड़ी। जय मां दुर्गा, सर्वधर्म जिंदाबाद। जिस पश्चिम बंगाल में टीएमसी से ही निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से मुर्शिदाबाद में रखी गई बाबरी मस्जिद की नींव पर अब तक सारी सियासत टिकी रही, वहां अब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंदिर मार्ग पर चल पड़ी हैं, जो 263 करोड़ रुपए के दुर्गा आंगन का शिलान्यास करती हैं। কাজে আজকের এই দিনটি আমি মনে করি আমাদের সকলের কাছে এক ঐতিহাসিক দিন এবং আমাদের বাংলার পালঙ্কে আরেকটি মুকুট। World is one and that is our ideology, that is our theory. We love all the caste, all the creed, all the community, all the religions and all the human beings, and our ideology is humanity. There is no alternative of humanity. ममता बनर्जी दुर्गा आंगन को एक स्थायी मंदिर परिसर के रूप में विकसित करना चाहती हैं, जहां दुर्गा आंगन में पूरे साल दुर्गा पूजा के अनुष्ठान और उत्सव आयोजित होंगे। लेकिन बात केवल दुर्गा आंगन तक की है ही नहीं, महाकाल मंदिर की आधारशिला भी ममता बनर्जी ने जनवरी में रखने का ऐलान कर दिया। আর একটা সুখবর দিই, জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি সঞ্জয় টিবরেওয়াল এবং দুগারের সহ অনেকে এসছেন। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে, জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি, পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। ট্রাস্টের একটা মিটিং করে বাদ বাকিটা আপনাদের কাজটা করতে হবে, যেটা হচ্ছে আর্কিটেকচারটা। पहले ही दीघा में 30,000 वर्ग मीटर में फैले भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर का लोकार्पण कर चुकी हैं। अब महाकाल मंदिर की आधारशिला की बात और दुर्गा आंगन का शिलान्यास। ममता के टेम्पल रन वाली राजनीति से बीजेपी को क्या ऐसी चुनौती मिली कि बीजेपी की नेता ही कहने लगी मंदिर बनवाना सरकार का काम नहीं है। दुर्गांगन बनाना या मस्जिद बनाना या जगन्नाथ कल्चरल सेंटर बनाना ये कोई भी सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है हम हमारे भाइयों और बहनों, युवा युवती को नौकरी देना। जैसे ममता बनर्जी बोले थे डबल डबल नौकरी होगा, इंडस्ट्री होगा, लेकिन 15 साल में हम लोग कोई इंडस्ट्री नहीं देखे और कोई नौकरी भी नहीं देखे। सब चला गया परिযায়ী श्रमिक होकर, माइग्रेंट लेबरर होकर दूसरे राज्य, भाजपा राज्य में चला गया है। ममता बनर्जी
यहाँ न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर बना रहे हैं हिंदुओं को रिझाने के लिए, और उनका एक चेला पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर को वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भेजा है, मुसलमान वोट को रिझाने के लिए। चुनाव को पहले इस प्रकार स्टंट होता है। असल में ममता बनर्जी जिन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बीजेपी लगातार घेरती आई है, वो खुद लेफ्ट की सत्ता के खिलाफ बंगाली अस्मिता और हिंदू राजनीति के साथ सत्ता के करीब तक पहुंची। लेकिन एक सच ये भी है कि मुस्लिम वोट लगातार टीएमसी का बढ़ता गया। जहां मुस्लिम वोट 2016 से 2024 के चुनाव तक में टीएमसी का 51% से 75% रहा। 2016 में 51% मुस्लिम ममता बनर्जी के साथ रहे। ये संख्या पिछले विधानसभा चुनाव में 75% तक पहुंच गई, क्योंकि बीजेपी के विरोध में मुस्लिम वोट एक मुश्त ममता बनर्जी के साथ जाता है। ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट एकजुट है, उस पर अभी बहुत टूटने की गुंजाइश उन्हें नहीं लगती। लेकिन ममता बनर्जी की रणनीति अब हिंदू वोट को संभालने की है, क्योंकि 2016 से 2021 के बीच टीएमसी का हिंदू वोट 43% से घटकर 39% हो गया। 4% की गिरावट है। वहीं बीजेपी को हिंदू वोट बहुत तेजी से दो चुनाव के बीच बढ़े हैं, 12% से सीधे बढ़कर 50%। यही चिंता टीएमसी की है। तो क्या इसी वजह से अब बीजेपी की तरफ और हिंदू वोट न बढ़े, इसीलिए ममता बनर्जी मंदिर मार्ग वाली राजनीति करने लगी? ममता बनर्जी अब रणनीतिक रूप से मंदिर मंदिर चल रही हैं। इसे 4 तरीके से समझिए। सिलीगुड़ी में अगर अब ममता बनर्जी महाकाल मंदिर की नींव रखने की बात कर रही हैं, तो समझिए कि सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है। ये वो इलाका है जहां पिछले लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी ने टीएमसी का सूपड़ा साफ किया। उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत है और इसकी बड़ी वजह आदिवासी और गुरखा समुदाय के साथ साथ हिंदू वोट बैंक का एकीकरण है। उत्तर बंगाल की 54 में से 30 सीट बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। इसी तरह ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले के लिए पुल बनवाने का जो ऐलान किया है, उसमें केंद्र सरकार के प्रति उनकी तलखी साफ दिखती है। गंगा सागर मेला कुंभ के बाद हिंदुओं का दूसरा सबसे बड़ा समागम है। ममता लंबे समय से मांग कर रही थी कि इसे राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए और केंद्र पुल बनाने में मदद करे। इसके जरिए वो 2 संदेश दे रही हैं। पहला, हिंदू तीर्थयात्रियों की असली चिंतक खुद को दिखाना, और दूसरा, अगर केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी तो भी बंगाल रुकने वाला नहीं है, ये बताना। इसी तरह पहले दीघा में जगन्नाथ मंदिर और दुर्गा आंगन के साथ ममता बनर्जी सधा हुआ दांव चल रही है। सियासत इतनी सीधी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में 58 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। ममता बनर्जी इसे लेकर चुनाव आयोग से नाराज हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर वो लगातार सवाल उठा रही हैं। लेकिन जिस तरह से 1,36,00,000 से ज्यादा वोट पश्चिम बंगाल में संदिग्ध हैं, उसे देखते हुए इस बार चुनाव में बड़े उलटफेर की संभावना से एक्सपर्ट इनकार नहीं करते। इसकी वजह पिछली बार टीएमसी और बीजेपी में 60 लाख वोटों का वो अंतर है जिससे जीत और हार तय हुई थी। एंड राहुल बाबा भी अजी तमे थाकी ना जाओ हारथी। બંગાળ અને તામિલનાડુમાં હારવાનું છે, નક્કી કરીને રાખજો। बीजेपी बंगाल में किला फतह करने की तैयारियों में जुटी है। वहीं ममता बनर्जी भी जीत का चौका लगाने के लिए कमर कसती है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। सवाल है कि बिहार जीतने वाली बीजेपी को इस बार बंगाल में जीत नजर क्यों आ रही है? गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। लेकिन ममता बनर्जी को हराना इतना भी आसान नहीं, जो जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। सबसे बड़ी बात, हर बार उनकी जीत पिछली जीत से बड़ी होती है। इसीलिए 24 घंटे और 365 दिन राजनीति करने वाली ममता बनर्जी को बीजेपी कैसे हराएगी, इस सवाल का जवाब इतना भी आसान नहीं। बंगाल की बदहाल स्थिति को बदला जा सकता है। बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ ही वर्षों में पश्चिम बंगाल देश के टॉप इंडस्ट्रियल राज्यों में से एक बन सकता है। ये साल इंडिया गठबंधन के लिहाज से अच्छा नहीं रहा। गठबंधन को एक के बाद एक चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। सवाल है कि क्या ऐसा पश्चिम बंगाल में होगा, जो बीजेपी के लिए सबसे कठिन चुनौती है?
भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेक है वो बंगाल और असम में है। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में है। पुडुचेरी की तो सरकार जिस तरह की है उस पर केरल में बीजेपी अपनी 1 सीट 2 सीट कमल खिलाने के लिए वो है, उसको उम्मीद शायद शशि थरूर से कुछ मिल गई है। तिरुवनंतपुरम का जो है नगर पालिका में उन्होंने जीता है, वो अवैधि की समस्या है, लेकिन असली लड़ाई बंगाल में ही होनी है। ममता बनर्जी बीजेपी की सबसे मजबूत विरोधी हैं, जिन्हें हराने में बीजेपी अब तक नाकाम रही है। लेकिन वोटर रिवीजन प्रक्रिया यानी SIR से हालात बदल सकते हैं। বাংলায় আপনারা লড়াই করুন, বাংলা জিতলে দিল্লি কাড়বো এবং বাংলায় আমরা বেঁচে থাকলে ও দিল্লি কাড়বো, ও সরকার পড়ে যাবে, ও বাংলাকে বঞ্চিত করতে গিয়ে নিজেরা পেছু উঠবে। पश्चिम बंगाल में SIR की वजह से मतदाता सूची में से 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, जिससे राज्य में मतदाताओं की संख्या घटकर 7.08 करोड़ रह गई। पश्चिम बंगाल में SIR के तहत करीब 1 करोड़ 36 लाख मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा, जबकि 30 लाख मतदाताओं को अनमैप्ड श्रेणी में डाला गया है, जिनके नाम 2002 की लिस्ट में नहीं थे, लेकिन उनके माता पिता के नाम थे, जबकि उस समय उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी। तो पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ 36 लाख वोटर संदिग्ध माने जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। विशेषज्ञों का कहना है कि 7.5 करोड़ वोटर वाले पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वोट कटा तो फिर बंगाल में मुकाबला कांटे का हो सकता है। इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। पिछली बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को 2.89 करोड़ वोट मिले थे, वहीं बीजेपी ने 2.29 करोड़ वोट हासिल किए। इस तरह दोनों पार्टियों के बीच 60,62,000 वोटों का अंतर रहा। 10% वोट के अंतर से ममता बनर्जी जीती। बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के 7.66 करोड़ वोटर में से 58,20,000 मतदाता के नाम हटे हैं, जिसके बाद वोटर की संख्या 7 करोड़ 8 लाख रह गई और औसतन हर सीट से करीब 19,800 वोटर का नाम कट चुका है। अगर 1.36 करोड़ संदिग्ध वोटर की वजह से आंकड़ा बढ़ा तो पश्चिम बंगाल में खेल पलट सकता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट बांग्लादेश से सटे जिलों में कटे हैं, जहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। माना जाता है कि ममता बनर्जी का वोट बैंक है। इस आधार पर अगर मान लें कि कटने वाले वोटों में ममता का वोट सबसे ज्यादा हुआ तो फिर पिछली बार का 10% का अंतर क्या काफी कम हो सकता है? यही वजह है कि इस बार बीजेपी घुसपैठ और SIR को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में SIR का भी विरोध कर रही है। साल 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में 133 सीटों पर हार जीत का अंतर 19,800 से कम था, जिसमें 75 सीट टीएमसी जीती थी और 57 सीट बीजेपी। ऐसे में SIR की वजह से बनी नई परिस्थिति बंगाल की सियासत को पलट भी सकती है। फाइनल वोटर लिस्ट अगले साल 14 फरवरी को पब्लिश होगी। इसके तुरंत बाद चुनाव आयोग अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल के अहम विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान करेगा। देश नए साल के जश्न के मूड में आ गया है। लोग छुट्टियां मनाने निकल चुके हैं या फिर जाने वाले हैं। हिल स्टेशन से लेकर गोवा तक में पर्यटकों की बहार है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बार देश भर के मंदिरों में रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की है। चाहे वृंदावन की बात करिए, वहां के बांके बिहारी मंदिर की बात करिए, अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करिए, कहीं पर पैर रखने की जगह तक नहीं है। इसी तरह की भीड़ आपको सोमनाथ में, देवघर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में देखने के लिए मिल रही है। शिरडी और अंबाजी के मंदिर भी भक्तों से फुल हैं। लाखों लोग अपने ईश्वर के सामने अपने आराध्य से आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं, जो देश भर में आस्था और भक्ति के बढ़ते माहौल को लेकर एक तरीके से खबरदार भी करता है। कि वृंदावन में श्रद्धालुओं से नहीं आने की अपील करनी पड़ रही है। बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने कहा है कि 5 जनवरी तक लोग दर्शन के लिए आने से बचें। आज मिलके जाऊंगा, कितना भी भीड़ हो आज मिलके जाऊंगा मैं वहाँ पे। आज भीड़ है परंतु नामुमकिन नहीं है, हमको किसी भी हालत में बांके बिहार से मिलना है आज, तो इसीलिए हम इतना दूर से आए। मेरे माँ, मेरे पत्नी
ओडिशा के भद्रक से आया ये श्रद्धालु किसी भी कीमत पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करना चाहता है। हजारों की इस भीड़ में ये अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ दर्शनों का इंतजार करते हैं। ऐसी भक्ति से सराबोर वृंदावन पहुँचने वाले ये अकेले नहीं है। वृंदावन में वृंदा आ गई। ठाकुर जी के दर्शन हो गए। हाँ, ठाकुर जी के बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। भीड़ बहुत है, लेकिन भीड़ में ही तो ठाकुर जी का आनंद है। जब तक धक्का नहीं लगेगा तब तक ठाकुर जी के दर्शन का आनंद नहीं आएगा। धक्के लगने से ही ठाकुर जी के बढ़िया दर्शन होते हैं। बहुत आनंद आ रहा है। नए साल पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ वृंदावन पहुंच गई, बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन को अपील करनी पड़ गई, नए साल पर श्रद्धालु ज्यादा न आए। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं का जो रेला है वो इस तरह उमड़ रहा है। और आज 29 तारीख है, जो श्रद्धालु हैं बराबर अपने आराध्य के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और बताया जाता है कि 25 दिसंबर को करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन किए थे। उसके बाद जो लाखों श्रद्धालु यहाँ रोज पहुंच रहे हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन और बांके बिहारी मंदिर प्रशासन को कल एक अपील करनी पड़ी कि जो श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन के लिए आ रहे हैं वह सुविधा को ध्यान में रखते हुए आए और जरूरी हो जब ही आए, क्योंकि भीड़ का दबाव बहुत है और जो श्रद्धालु हैं बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर की तरफ से श्रद्धालुओं से नव वर्ष पर नहीं आने की अपील के पीछे हादसे का डर है। नए साल पर बांके बिहारी मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं। जितनी भीड़ मंदिर के अंदर उससे ज्यादा श्रद्धालु मंदिर के बाहर। ऐसे में डर है कि बहुत ज्यादा लोगों के आ जाने से किसी तरह की अव्यवस्था ना हो जाए। 3 साल पहले की तस्वीर कोई नहीं भूला है, जब बांके बिहारी मंदिर में मची भगदड़, 2 श्रद्धालुओं की जान चली। तब भीड़ को काबू करने में प्रशासन नाकाम रहा था। जन्माष्टमी के मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए आए थे और हादसे का शिकार हुए। ये भीड़ सुबह की मंगला आरती के दर्शन के लिए पहुंची थी, लेकिन प्रशासन उसे काबू करने में तब नाकाम हुआ। वृंदावन में अक्सर आने वाली ऐसी ही तस्वीरों के आधार पर जल्द से जल्द यहाँ कॉरिडोर बनाने की मांग तेज हुई, क्योंकि यहाँ हालात कभी भी खराब हो जाते हैं। वृंदावन की गलियां अक्सर भक्तों से फुल रहती, पैर रखने की जगह नहीं रहती। पिछले साल दिसंबर में यहाँ कई श्रद्धालु जख्मी हो गए थे। यही वजह है कि इस बार मंदिर प्रशासन की तरफ से पहले से ही लोगों को 5 जनवरी तक मथुरा नहीं आने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इस अपील का असर देखने को नहीं मिल रहा। ये बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए उमड़ी भीड़। इस तस्वीर में आपको भक्तों के सिर्फ सिर दिखाई देंगे। इस भीड़ में बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं, जिन्हें कुछ ने गोद में, कुछ ने कंधों पर उठा रखा है। भगदड़ के खतरे के बावजूद लोग नए साल पर इसी तरह मंदिरों में दर्शनों के लाइन में खड़े हैं और हर मुसीबत को झेलने के लिए तैयार हैं। दर्शन हुआ कि नहीं हुआ भगवान का? क्या नाम है आपका? मुंबई से। ठाकुर जी के दर्शन हुए? बहुत अच्छे से हुए। 3 दिन से कंटिन्यूस कर रही हूँ। इतनी भीड़ हो रही है, क्या कहेगी? सारे भक्त तो आएंगे ही, सही नव वर्ष प्रभु के पास ही बनाना चाहेंगे। ये आनंद आ रहा है बहुत। राधे राधे, बहुत आनंद आ रहा है। नया साल ठाकुर जी के यहाँ मना रहे हैं। वही ना, ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के दर्शन किए? बिल्कुल करे। भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत है, बट मजा बहुत आ रहा है। आनंद आ रहा है। एकदम नया साल मनाने आए ठाकुर जी के। यही तो ठाकुर जी की लीला है। ये वाली भीड़ सह लो, जिंदगी में कभी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि नए साल पर मथुरा वृंदावन के मंदिरों में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर, श्री राधा रमण, राधा दामोदर, प्रेम मंदिर, माँ वैष्णो देवी मंदिर, श्री कृष्ण जन्म स्थान द्वारकाधीश, बरसाना, श्री लाडली राधा रानी मंदिर, कीर्ति मंदिर गोवर्धन और गोकुल मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये 25 दिसंबर से यहाँ भीड़ के यही हालात हैं और भीड़ बड़े तादाद में यहाँ पर आ रही है। लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। तो ये नया साल है, हर कोई भक्त चाहता है कि हम नया साल प्रभु बांके बिहारी की शरण में आके मनाएं और अपने आराध्य का दर्शन करें। शासन तो अपील भी कर रहा है, लोगों से कह रहा है कि लोग ना आए, भीड़ बहुत है। अब सर उसके बड़े दिन की छुट्टी है
इसलिए सारे कॉलेज स्कूल ऑफिसें बंद हैं, तो बच्चों का ज्यादा मन होता है कि चलो वृंदावन घूम आओ, मथुरा घूम आओ। तो इस लिहाज से जो है हम लोग आए हैं। भगवान के दर्शन किया आपने? हाँ किया हमने। नया साल आ रहा है तो नववर्ष मना हाँ, बस उसी के लिए हम लोग यहाँ आए कि ताकि हमारा नया साल बहुत अच्छा रहे, क्योंकि इस साल जो हमारे साथ बहुत कुछ हुआ है वो हमारे साथ नए साल में नहीं हो, इसलिए हम लोग आए। वृंदावन में बढ़ती भीड़ के कारण होटल, ढाबा और धर्मशाला की बुकिंग फुल हो चुकी है, जिसके बाद गेस्ट हाउस और होटल की ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह बंद कर दी गई। फिर भी ब्रज की गलियां बांके बिहारी लाल के जयकारों से गूंज रही है। अगर बांके बिहारी मंदिर की बात करें तो बांके बिहारी मंदिर को दर्शन को जो जाने वाला रास्ता है उसमें बैरिकेडिंग लगा के क्यू की तैयारी की जा रही है। जो भी श्रद्धालु वहां दर्शन करने जाएं, क्यू में जाएं और अपने आराध्य के शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक दर्शन करें और किसी को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा करीब 25 पार्किंग बनाई गई हैं। जो छोटे मोटे वाहन यहाँ पहुंचे तो वो नियत स्थान पर खड़े हों और वहां से श्रद्धालु ई रिक्शा में बैठकर प्रभु बांके बिहारी के दर्शन करें। वहीं अगर डायवर्जन की बात करें तो 12 जगह से डायवर्जन किया गया है, जहां से श्रद्धालुओं के वाहन नहीं जा पाएंगे और जो भी बड़े वाहन हैं वो बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिए जाएंगे और उनको मंदिर की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। मथुरा वृंदावन की तरह ही अयोध्या जी का भी हाल इस समय दिख रहा है। यहाँ पर भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जबकि दर्शनों के लिए लोगों को कई घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन भगवान की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं को ये भी मंजूर है। राम मंदिर ने अयोध्या की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। अयोध्या आध्यात्मिक पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है, जहाँ नए साल पर महाकुंभ जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं और भगवान श्री राम जी का दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि सबको बहुत दिनों से मन्नत थी। अब हमारा बच्चा अभी 5 साल का हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ राम मंदिर पहुंच रही है। प्रभु श्री राम की नगरी इन दिनों आस्था के महासागर में डूबी लगती है, जहां पहुंचने की लोगों में होड़ है। हम बैंगलोर से आ रहे हैं भैया। बैंगलोर से आ रहे हैं? हाँ, बैंगलोर। राम मंदिर पहली बार आए हैं? हाँ, पहले बार आए हैं। बस बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत विकास हुआ है बैंगलोर से। अयोध्या में बहुत चमक गई अयोध्या। आप कहाँ से आ रही हो? हैदराबाद। हैदराबाद। कैसा लग रहा है? अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। आपके रामलला का दर्शन किया? या कल किया और आज भी किया। आज भी किया। अच्छा है। साल का आखिरी दिन रामलला के मंदिर में। या बाकी टेम्पल से कंपेयर करें तो यहाँ का अरेंजमेंट अच्छा है। आस्था के इसी सैलाब के सबूत आपको अयोध्या में चारों तरफ मिल जाएंगे। श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं। हजारों श्रद्धालुओं की कई किलोमीटर लंबी ये भीड़ हनुमान जी से आशीर्वाद लेने के लिए लगी। श्रद्धालु नए साल की शुरुआत प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से शुरू करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कितनी देर से खड़ी यहाँ पे? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से? कहाँ से आ रही है आप? कोलकाता। कोलकाता से? कहाँ से आ रही है आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से? बनारस घूम के आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? भीड़ भाड़ अच्छी है? अच्छा है सब। काफी घंटों से आप यहाँ पे? हाँ, बहुत एक्साइटेड है, रामलला का दर्शन करेंगे। कहाँ से आ रही है आप माता जी? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से? काफी देर से आप खड़ी हैं लाइन में? हम कई देर हो गई। हनुमान जी के दर्शन 1 घंटा आधा घंटा हो गया। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? बढ़िया है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, दर्शन करने के लिए आप लोग लाइन में यहाँ खड़ी हैं, काफी देर से हम देख रहे हैं। जी हाँ। काफी लंबी कतार है और काफी इंतजार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भक्ति है। राम मंदिर से लेकर हनुमानगढ़ी तक करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी इस कतार में देश भर से आए श्रद्धालु हैं, जो दर्शनों के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिनकी भक्ति भीड़ और ठंड पर भारी पड़ रही है। आप कहाँ से आ रही है? गुड़गांव, दिल्ली। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। लोग घूमने कुल्लू मनाली भी पहले जाते थे, कश्मीर भी जाते थे, अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या ही आना चाहिए, राम जी की नगरी है। आप लोगों को कैसा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा? दर्शन अच्छे हुए? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? कोहाना। आपको कैसा लगा अयोध्या आके? बहुत अच्छा लगा, नजरें ही नहीं हट रही थी। भगवान जी की मूर्ति इतनी सुंदर है कि बार बार देखने को मन करता है। बहुत अच्छा लगा। कश्मीर से अच्छा लगा अयोध्या? बहुत अच्छा। मैं तो कहती हूँ यहाँ पे आना चाहिए सबको। मूर्तियों में बिल्कुल नोट, मतलब हाँ जी, एकदम देखते ही रहो, ऐसे लगता है आंसू बहते हैं।
अयोध्या मंदिर परिसर से लेकर आसपास के रास्तों पर आपको सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखेंगे। रामनगरी में आस्था ठंड पर भारी पड़ने की वजह नया साल और 31 दिसंबर को प्रतिष्ठा द्वादशी का पर्व है। इसके अलावा प्रभु श्री राम के विराजमान होने के 2 साल भी पूरे हो रहे हैं। अब बात आज के सबसे दर्दनाक हादसे की, जिसे देखकर हर कोई परेशान हो गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर से ये दिल दहलाने वाला तस्वीर ये आई। ये हादसा नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूसे से भरे ट्रक के साथ एक बोलेरो की टक्कर से हुआ। ये ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और बराबर चल रही बोलेरो पर पलट गया। यह हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। जेसीबी की मदद से बोलेरो को काट कर शव को बाहर निकालना पड़ा। उत्तर प्रदेश से आए इस वीडियो को जिसने भी देखा उसकी चीख निकल गई। उत्तर प्रदेश से आई इस तस्वीर को जिसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश का रामपुर, जहां एक हादसे ने जनता की सुरक्षा से जुड़ा बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश को भले ही सरकार माफिया मुक्त बता दे, लेकिन इस घटना ने बता दिया कि ओवरलोडिंग के खिलाफ सरकार के कितने भी अभियान चल रहे हों, कितने भी दावे हो रहे हों, जमीनी हकीकत सब जानते हैं। ट्रैफिक नियमों को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है, उसे जनता की फिक्र नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह हादसा ही नहीं होता। भूसे से ओवरलोड ट्रक इस बोलेरो पर नहीं पलटता। बोलेरो कागज की गाड़ी की तरह पिचक नहीं जाती। उसमें बैठा ड्राइवर बेमौत नहीं मारा जाता। इस हादसे के बाद पूरी तरह पिचक गई इस गाड़ी की तस्वीर देखी। सोचिए इसमें बैठे ड्राइवर का क्या हाल हुआ होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रैफिक विभाग सो रहा था, वरना उत्तर प्रदेश सरकार लिखी ये गाड़ी इस तरह से ओवरलोड ट्रक का शिकार नहीं होती। जिम्मेदार अफसरों को इस हादसे की जानकारी नहीं देनी पड़ती। इस घटना ने जनता को भी खबरदार कर दिया है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ओवरलोड ट्रक बिना किसी रोक टोक के मौत बांटते घूमते हैं। हादसे का ये वीडियो देखिए, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार लिखी बोलेरो गाड़ी ट्रक से आगे दिखती है। फिर ये मुड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तेज रफ्तार में आता ये ओवरलोडेड ट्रक पलट जाता है। ट्रक की रफ्तार थोड़ी तेज थी, इसलिए जैसे ही इसके टायर डिवाइडर से टकराए, ये अपना संतुलन खोकर गाड़ी के ऊपर गिर जाता है और उसमें बैठे ड्राइवर की जान चली जाती है। गौर करने वाली बात यह कि इस दौरान चौराहे पर ना तो कोई पुलिसकर्मी दिखता है और ना ही इस ओवरलोडेड ट्रक को रोकने की पहले कोशिश हुई। तभी तो यह हादसा हुआ। इस हादसे में बाइक सवार लोगों की तकदीर अच्छी रही, जो ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल किसी तरह बच गए। और अब आपके रोजगार के हक से खबरदार करते हैं। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। जिन लोगों को आप भर्ती परीक्षा देने के लिए आया इस समय देख रहे हैं, इनमें कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, जबकि जिस भर्ती के लिए यहां पर ये आए हैं उसके लिए केवल 5वीं पास की योग्यता मांगी गई थी। ये पोस्ट था होमगार्ड का। 639 रुपए की दैनिक दिहाड़ी वाली होमगार्ड की नौकरी के लिए ये लोग परीक्षा देने आए हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा में केवल 102 पदों के लिए 4040 युवाओं ने फॉर्म भरा था। हर पोस्ट के लिए लगभग 40 बेरोजगारों में दावेदारी। इससे पहले पिछले ही हफ्ते संबलपुर में 187 पदों के लिए 8000 से ज्यादा उम्मीदवार पहुंचे थे, यानी हर एक पद के लिए 42 से अधिक शिक्षित युवाओं की दावेदारी। उड़ीसा के युवा रोजगार के लिए किस कदर बेचैन है, इन तस्वीरों से यह पता चल रहा था उसे कितनी कम तादाद में नौकरी के मौके मुमकिन है मिल पा रहे हैं। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला परीक्षण आज चांदीपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पिनाका रॉकेट सिस्टम दुश्मन के बंकरों को तबाह करने के लिए मशहूर है
और इसका सफल परीक्षण आज पूरा हुआ है। हम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये पिनाका की लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की परीक्षण की तस्वीरें हैं। 1, 2, launched. सालों की मेहनत होती है इस एक परीक्षण के पीछे। भारत के शौर्य की जय के साथ साथ भारत के विज्ञान की जय का उद्घोष करती हुई ये तस्वीरें।